Hello students, welcome to Fascinating Physics. Now I am starting +3 कोर्स। पहले हम +2 के जो सिलेबस था साइंस का सिलेबस उस पे हम पढ़ाते थे, लेकिन अब हम यहाँ पे +3 का सिलेबस देखते हुए +3 का जो फर्स्ट सेमेस्टर है और फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर 1 है वो है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स। और उस मैथमेटिकल फिजिक्स में हम आज सबसे पहले फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड एनालिटिक फंक्शन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एनालिटिक फंक्शन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या है, आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें कि एक इमेजिनरी पार्ट रहता है आई। अगर कोई भी एक फंक्शन में अगर आई हो तो उसको कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही है कि उसमें अगर कोई इमेजिनरी टर्म हो तो उसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन का नाम देते हैं जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। यहाँ पर जो जेड है वो है आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और जेड का वैल्यू क्या है, x+i(y). तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आगे हम बताएंगे आपको फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो इसके बारे में आगे बता देते हैं। उसके बाद फिर फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इज ऑफ एटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। अच्छा बताइए, नॉर्मल फंक्शन, एक फंक्शन लेते हैं, कोई भी फंक्शन, वो मान लीजिए x+y, ये क्या है, इक्वल्स टू f। ये क्या है, f इक्वल्स टू x+y एक फंक्शन है, लेकिन फंक्शन ऑफ x है या फिर फंक्शन ऑफ xy है, x और y दोनों है, तो ये फंक्शन ऑफ xy है। z इक्वल्स टू x+i(y), तो ये भी z एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है। तो जो फंक्शन है, लेकिन ये i भी यहाँ पे है इमेजिनरी, अगर i रहता है फंक्शन में तो वो क्या होता है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का ज़रूरत क्यों पड़ा, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। कहाँ पे इम्पोर्टेंस है, साइंस और इंजीनियरिंग, इन दोनों फील्ड में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। किसका, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। मेनी कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल्स ऑफ रियल फंक्शन आर सॉल्व्ड। देखिए, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल्स ऑफ रियल फंक्शन कैन बी सॉल्व्ड। मतलब ऐसे ऐसे इंटीग्रल्स हैं, रियल फंक्शन का इंटीग्रल है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का नहीं, लेकिन है रियल फंक्शन का इंटीग्रल, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, उसको सोल्व नहीं किया जा सकता। तो उसको हम लोग सोल्व करते हैं बाय यूजिंग फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। मतलब जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन है। तो इस प्रकार का फंक्शन लेके हम लोग उस प्रकार के इंटीग्रल को सोल्व करते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स रहता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल, कॉम्प्लेक्स तो नहीं, कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल्स रहता है। आगे हम लोग इंटीग्रेशन को भी सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड। तो पहले हम लोग जान गए कि क्या है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, उसमें कौन कौन सा पार्ट रहता है। एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन में एक कॉम्प्लेक्स टर्म जरूर रहता है, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो यहाँ पे जो x+i(y) है एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, और यहाँ पर z इक्वल्स टू, ये तो हम लोग किसके टर्म में लिख रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x y क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म में लिख रहे हैं। और इसको हम लोग अगर पोलर कोऑर्डिनेट में लिखें इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को, तो लिख सकते हैं x के बदले पुट करते हैं r cos थीटा, y के बदले में पुट करते हैं r sin थीटा। तो हो जाएगा r कॉमन ले आने पर हो जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये है आपका r। इसको कैसे लिखेंगे, cos थीटा प्लस i sin थीटा को, इसको हम लोग लिखेंगे e⁻i थीटा। तो r e⁻i थीटा ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ए पोलर फॉर्म है, और क्या है, ए कार्टेशियन फॉर्म है। किसका, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। तीनों में क्या है, आई है कि नहीं है, तीनों ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, बस ए पोलर फॉर्म में है, ए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ए कार्टेशियन फॉर्म में है। ओके, तो नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए।
तो अब इसको अगर आप लोग लिख लिए हैं तो हम अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और वो है लिमिट। अब हम लोग उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का हम लोग क्या निकालेंगे, लिमिट। किसका लिमिट, लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। हम लोग लिमिट निकालेंगे ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ओके, तो इस फंक्शन का हम लोग लिमिट निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का हम लोग क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे। ओके, तो लिमिट कैसे निकालेंगे, देखो कोई भी फंक्शन होता है उसमें अगर x का वैल्यू हम लोग पुट किए, कोई 1 पुट किए, 2 पुट किए, तो जो फंक्शन का आउटपुट वैल्यू है तो वो क्या आएगा, डिफरेंट x के वैल्यू बदलेंगे तो यहाँ पर जो f ऑफ x का वैल्यू है वो भी क्या होएगा, आउटपुट भी अलग अलग आएगा। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, दैट इज हम लोग लिमिट, किसका लिमिट, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन का लिमिट को हम लोग कैसे लिखते हैं, लिमिट किसका, एफ ऑफ जेड, मतलब एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिमिट ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड टेंड्स टू जेड नॉट इक्वल्स टू एल, मतलब इसका लिमिट वैल्यू किसका, इस फंक्शन का जो लिमिट है उसका वैल्यू कितना आ रहा है, एल आ रहा है। कब, जब जेड अप्रोच कर रहा है जेड नॉट, जेड नॉट एक पॉइंट है, मतलब जेड वेरिएबल है, जेड नॉट एक कांस्टेंट पॉइंट है। जब जेड अप्रोच करता है जेड नॉट, जेड का वैल्यू जब जेड नॉट होता है तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू आता है वो आता है एल। तो इस तरीके से इसका लिमिटिंग वैल्यू हम लोग लिमिट इसका जो लिख रहे हैं, किसका, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का लिमिट हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं। तो हियर द लिमिट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ इन व्हिच जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट। और एक चीज़ यहाँ पर जो लिमिट है इसका, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो लिमिट है, हियर द लिमिट मस्ट बी इंडिपेंडेंट। ये लिमिट किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है, किस, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ इन व्हिच जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट, मतलब किस पाथ में जेड टेंड्स टू जेड नॉट हो रहा है वो उस पर डिपेंड नहीं करता। इसका एल मतलब इसका वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू डिपेंड नहीं करता कि जेड जो है अप्रोच कर रहा है जेड नॉट, मतलब जेड टेंड्स टू जेड नॉट किस पाथ से जा रहा है, इस पाथ से जा रहा है या इस पाथ से जा रहा है या इस पाथ से, कोई भी पाथ से जा वो इंडिपेंडेंट रहता है, चाहे जिस पाथ से जाए इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो सेम रहता है। मतलब समझ में आ गया आप लोगों को, ये जो जेड टेंड्स टू जेड नॉट है, अप्रोच कर रहा है जेड का वैल्यू जेड नॉट, तो कोई भी एक पाथ से जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक ग्राफिकल हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे जेड का वैल्यू अप्रोच कर रहा है जेड नॉट, ठीक है। इफ़ वी गेट टू डिफरेंट वैल्यूज एज, अगर हम लोग दो डिफरेंट वैल्यू लेते हैं जैसे कि जेड टेंड्स टू जेड नॉट देन द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर दो डिफरेंट वैल्यू लेते हैं जेड टेंड्स टू जेड नॉट, मतलब जब हम लोग जेड टेंड्स टू जेड नॉट कर रहे हैं तो लिमिटिंग वैल्यू एक बार एल आ रहा है और एक बार मान लो दूसरा कुछ आ रहा है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू वो अलग अलग, मतलब डिफरेंट वैल्यूज अगर दे रहा है फॉर जेड टेंड्स टू जेड नॉट के लिए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, दो वैल्यू नहीं आना चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए, चाहे जिस पाथ में जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट इन एनी पाथ। ओके, तो इस तरीके से समझ में आया लिमिट कैसे निकाला जा रहा है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन का कैसे लिखा जा रहा है, कैसे इंडिपेंडेंट है पाथ के ऊपर, और इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो कांस्टेंट रहता है। अगर वेरी किया वैल्यू तो जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम लोग कई बार क्वेश्चन में निकालते हैं, कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है तो बोला रहता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन गिवन दिया रहता है, एफ ऑफ जेड मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और वो गिवन दिया रहता है, बोला जाता है कि प्रूफ करो कि इसका लिमिट जो है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो वही बात है, अगर एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है फॉर जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि कैसे लिमिट एग्जिस्ट करता है या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया, पहला क्वेश्चन आया है, ये पे देखिए एक क्वेश्चन दे रहा है लिमिट जेड टेंड्स, वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, जेड टेंड्स टू जेड नॉट, मतलब जेड नॉट ए है, 1 माइनस आई है एक पॉइंट, ओके जेड नॉट, तो जेड अप्रोच कर रहा है 1 माइनस आई, लिमिट जेड टेंड्स टू 1 माइनस आई, और ए है एफ ऑफ जेड, और हम लोग इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। अगर देखिए कैसे निकालते हैं,
z²+4z+3 नीचे z+1 है। तो इसको अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम लोग क्या करते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं z²+3z+z+3/z+1 कॉमन लेने पर ऐसे आ गया, और इसके बाद यहाँ पे z+1 कट के यहाँ पर ऊपर आ गया z+3। अब हम लोग z का वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 - i, z का वैल्यू 1 - i पुट किए तो आ गया 4 - i। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो एक सिंगल वैल्यू आया है और वो है 4 - i। यहाँ पर कोई ऐसा आ रहा है क्या डबल वैल्यू? चलिए नीचे देखते हैं कि डबल वैल्यू भी आता है, कब आता है बताएंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली एक सिंगल वैल्यू आ गया, तो इसीलिए जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगा। अगर यहाँ पर 4x आता तो x का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते तो इसका वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू दूसरा आता, अगर x का वैल्यू 2 लेते तो लिमिटिंग वैल्यू दूसरा आता। तो ये कांस्टेंट आ रहा है 4 - i, मतलब यहाँ पर कोई वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए ये जो हम लोगों का लिमिट है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। हियर द लिमिटिंग वैल्यू किसका, f(z) है ये, f(z), इसका लिमिटिंग वैल्यू गिव्स द सिंगल वैल्यू 4 - i एट z टेंड्स टू 1 - i, सो द लिमिट इज एग्जिस्ट, इसीलिए जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगा। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम लोग को f(z) दे रहा है z/z बार। z बार का मतलब क्या होता है, z बार का मतलब होता है x - i y, z बार का मतलब होता है a। तो f(z) है ये पूरा, देखते हैं लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, एक सिंगल वैल्यू कांस्टेंट आता है या फिर वेरिएबल होता है। अगर वेरिएबल हुआ तो जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो z टेंड्स टू 0, अगर हम लोग डायरेक्ट z का वैल्यू पुट करते हैं तो पूरा 0 आ जाता है, 0 नहीं आएगा, कुछ 0 आएगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए कुछ ना कुछ वैल्यू तो आना चाहिए, इसलिए हम लोग z को पुट करेंगे x + iy और नीचे z बार को पुट करेंगे x - iy। ओके, तो यहाँ पर हम लोग z का पुट किए x + iy और z बार को पुट किए x - iy, और यहाँ पर जो z टेंड्स टू 0 है, z क्या होता है x + iy, तो हम लोग यहाँ पर x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाथ पे अलग अलग वैल्यू आ रहा है, मतलब पहले हम लोग y टेंड्स टू 0 लिए, ओके, y टेंड्स टू अगर 0 लिए तो y 0 पुट किए तो क्या आ गया, x/x आ गया। तो x/x, अब लिमिट x टेंड्स टू 0, x/x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फॉर कब, जब y टेंड्स टू 0 उसके बाद x टेंड्स टू 0 में आए पहले। लेकिन सेकेंड केस में अगर हम लोग पहले x टेंड्स टू 0 किए तो क्या होगा, x के वैल्यू 0 पुट हो गया तो iy/- iy आएगा, और लिमिट y टेंड्स टू 0 iy/- iy, तो इससे क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू कट के -1 आ जाएगा। तो जब हम लोग x से y में जा रहे हैं, पहले x अप्रोचेस टू 0 फिर y अप्रोचेस टू 0 तो -1 आ रहा है, और पहले हम लोग लिए y अप्रोचेस टू 0 फिर x अप्रोचेस टू 0 तो 1 आ रहा है। तो ये दोनों क्या आ रहा है, 1 - 1 आ रहा है। कब आ रहा है, जब दो अलग अलग पाथ से जा रहे हैं, पहले x को 0 लिया फिर y को 0 लिया, एक अलग पाथ है, पहले y को 0 लिया फिर x को 0 लिया, एक अलग पाथ है। तो दो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब एक्चुअल में तो z अप्रोचेस टू 0 ही कर रहे हैं, मतलब x अप्रोचेस टू 0 y अप्रोचेस टू 0 ही कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग पाथ से किए, अलग अलग पाथ से करने पर जो वैल्यू है अलग अलग आ रहा है। लेकिन हम बोले थे कि चाहे किसी भी पाथ से जाए लेकिन इसका जो वैल्यू आता है वो कांस्टेंट आना चाहिए, लेकिन अलग अलग वैल्यू आ रहा है, इसीलिए जो लिमिट है एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, z टेंड्स टू इनफाइनाइट दे रहा है, z अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे कैसे होगा, जब भी z अप्रोचेस टू इनफाइनाइट दे तो आप लोग डायरेक्ट इनफाइनाइट पुट नहीं कर सकते, जैसे हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट पुट किए डायरेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर डायरेक्ट x0 y0 पुट नहीं कर सकते, या पहले x को 0 पुट किए फिर y को 0 पुट किए। इस तरीके से हर एक क्वेश्चन का अपना अलग अलग, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, हर क्वेश्चन का अलग अलग अपना एक वे है करने का। इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट z का वैल्यू पुट किए, लेकिन इस क्वेश्चन में पहले x का वैल्यू पुट लिए, पहले y का वैल्यू 0 लिए, फिर जो आया फिर उसमें क्या किए, कट गया और 1 आ गया। x का वैल्यू हम लोग 0 नहीं लिए, डायरेक्टली 1 वैल्यू आ गया। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इनफाइनाइट ले रहा है, अगर हम लोग इनफाइनाइट लेते हैं तो पूरा वैल्यू इसका इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। लिमिटिंग वैल्यू एक लिमिट है उसका, तो कोई ना कोई वैल्यू आएगा, और इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैसे ट्रिक लगा के इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आप देखिए।
तो इसके लिए हम लोग जो है सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं समथिंग अगर 1/z अगर इस फॉर्म में अगर हम लोग ले आते हैं तो यहाँ पर जो z का वैल्यू इनफाइनाइट है और इसको पुट करते हैं तो समथिंग बाय इनफाइनाइट का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इससे जो टर्म रहेगा, जिस टर्म में z रहेगा वो कट जाएगा। इसका मतलब जहाँ जहाँ z है हम लोग यहाँ पर जहाँ जहाँ z है उसको बाहर ले आए। बाहर लाने की वजह से यहाँ पर डिवाइड हुआ, डिवाइड होने की वजह से 3i/z आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग z को काट के और डिवाइडेड बाय z के फॉर्म में लिखेंगे। और इसके वजह से देखिए क्या होता है, ZQ बाहर लाए, इधर भी ZQ बाहर लाए और यहाँ पर i/z² हो गया, यहाँ पर -1/ZQ हो गया, यहाँ पर 3i/z हो गया, यहाँ पर 1 - i/z हो गया। ये दोनों कट गया। अब हम लोग इस इनफाइनाइट को पुट करेंगे तो समथिंग बाय इनफाइनाइट 0, समथिंग बाय इनफाइनाइट 0, समथिंग बाय इनफाइनाइट 0, समथिंग बाय इनफाइनाइट 0, बचा i, बचा 2, बचा 1, i/2। i कितना का 2 × 1 2। तो यहाँ इसका वैल्यू एक सिंगल वैल्यू आ गया। तो ये क्या है, दिस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज एग्जिस्ट। तो इसका मतलब इसका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो समझ में आया या नहीं समझ में आया? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि जल्दी समझा रहे हैं। तो आप लोग को अगर समझ में ना आ रहा हो तो थोड़ा सा हम धीरे धीरे समझाएंगे। तो अगर आपको समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन का लिमिट कैसे निकाला जाता है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये हम लोग निकाल। ओके, थैंक्स टू ऑल। कल हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कंटिन्यूटी। ओके, थैंक यू।